बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जी हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है जी वो है जी अदर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने कल इससे पहले हमने पढ़ा था। आज जो हम उससे आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा जो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है जी वो है जी पैटर्न ऑफ जो अदर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आज जी हम स्टडी करेंगे जी। इसमें तीन तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। एक तो इससे आपने पहले पढ़ा जी कि जो है वो इसमें जो है हम देखेंगे यूनिसेलुलर, यानी कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या यूनिसेलुलर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका बॉडी जो है एक सिंगल सेल के ऊपर सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, या जो है तो सिंगल सेलुलर ही, मगर ये आपस में सेलुलर एग्रीगेट्स हुए हैं, ये सेल इकट्ठे हुए हुए हैं। जैसा कि आपने जो है वो जो है इससे में प्रोटेस्ट के अंदर जो देखा, तो प्रोटेस्ट के अंदर जो है ये जितने भी प्रोटेस्टा फाइलम प्रोटेस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मोस्टली या तो यूनिसेलुलर हैं या जो है वो सेल एग्रीगेट्स हैं। सेल एग्रीगेट के कुछ सेल आपस में इकट्ठे हुए हुए हैं, मगर जो हैं वो सारे जो सेल जो उनके अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, कि यानी कि सेल जो हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जस्ट ये है कि सेल जो हैं वो हैं इकट्ठे, और उसमें से किसी हद तक उनके अंदर कोऑर्डिनेशन है, उनके अंदर वो उससे लोकोमोशन का काम करते हैं। मगर ये है कि हर सेल जो इन प्रोटिस्टा के अंदर वो लोकोमोशन भी कर सकता है, फूड भी एक्वायर कर सकता है, डाइजेशन भी कर सकता है, वाटर इनटेक और अपटेक भी कर सकता है, आयन की रेगुलेशन भी करता है, सेंसरी परसेप्शन भी है, रिप्रोडक्शन भी है। और ये सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर होते हैं? सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर। तो सेलुलर एग्रीगेट्स भी कई सारे ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर जो कॉलोनीज पाई जाती हैं, जो सेलुलर कॉलोनीज पाई जाती हैं कि सेल इकट्ठे हुए पड़े, मगर ये एक लूज एसोसिएशन है जिसको आप टिश्यू नहीं कह सकते। कि वो थोड़ी हद तक लिटिल बिट जो है वो इंटरडिपेंडेंस दिखाते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। कह लें किसी हद तक इंसानों की तरह कोऑपरेट नहीं करते, मीन के फंक्शनिंग में, वर्किंग में। और इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है, कि जो नर्व सेल पाए जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, वो कोऑर्डिनेट किसी हद तक कोऑर्डिनेट, मगर इनको जो है आप कभी भी एक टिश्यू कंसीडर नहीं कर सकते कि ये एक टिश्यू है। तो इसके अलावा जो है ये एब्सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर किसी हद तक पाई जाती है, मगर आप फुली ये नहीं कह सकते कि जी हर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड है फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। दूसरी इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स आ जाए, तो वो जो आपने नाइडेरियंस के अंदर जैसा कि आपने देखा है, या इससे जो हायर ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर आपने देखा है। तो इसके अंदर जो है ये डाइमीन टू टू जो है नाइडेरियन, इसी से आपने पढ़ा था कि ये जो है डिप्लोज मीन टू फोल्ड एंड ब्लास्ट मीन टू स्प्राउट। तो ये इनके अंदर जो है वो सेल ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर? टिश्यूज के अंदर। कि उसमें भी सेल जो है बाल का जो लूजली एग्रीगेशन थी सेल की, मगर उनको हम टिश्यू नहीं कह सकते थे। इसके अंदर है कि ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये आप जितने भी आगे जितने भी फाइलम पढ़ेंगे, उन्हीं सभी फाइलम्स के अंदर जो हैं वो इसकी जो है बार बार इसका वो तस्करा आता है जी, के आपने जो है वो जो तस्करा इसका आता रहेगा जी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में पाई जाती है। तो इनके अंदर सिंपलेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है। इसमें अंदर बॉडी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो टू लेयर्स में मिलके बने होते हैं, जैसा कि हमने नाइडेरियंस के अंदर पढ़ा था। नाइडेरिया के अंदर फाइलम नाइडेरिया के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो एक्टोडर्म है, वो एक्टोडर्म उसकी जो आउटर लेयर बनाती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और जो एंडोडर्मिस थी हमने पढ़ा था कि जी वो उसकी जो अंदर वाली लेयर जो थी, इनर लेयर थी, जिसको हमने वो एक्टोडर्म का ना एंडोडर्म का नाम दिया था। ये एंडोडर्म को एक और नाम भी देते हैं उसमें, गैस्ट्रोडर्म, सॉरी, जो है वो गैस्ट्रोडर्म का आपने एंडोडर्म जो है वो गैस्ट्रोडर्म बनाती है, और एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस जो है आपने जैसा कि ये नाइडेरियन में पढ़ा था। और ये दो लेयर्स हैं, तीसरी लेयर नहीं है इसके अंदर। वो तीसरी लेयर क्या है कि बल्कि इन दो लेयर के दरमियान में क्या है कि एक जेली नुमा स्ट्रक्चर, एक जेली नुमा लेयर पाई जाती है जिसको आपने मिजोग्लिया कहते हैं। कि बाल का इस के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, कुछ नाइडेरियंस के अंदर, कुछ में वो सेल्स नहीं होते। और कुछ के अंदर अगर वो सेल पाए भी जाते हैं तो वो या वो एक्टोडर्म्स के हैं, ये इस लेयर से एब्रीवेटेड हैं, या इस लेयर के हैं जी एक्टोडर्म्स के।
और इसके दरमियान में जो उसकी गट पाई जाती थी, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक जो है या टू लेयर जो कहते हैं आप, जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमने जैसे देखी नाइडेरियन के अंदर, तो ये उससे थोड़ी एडवांस शक्ल थी, प्रोटिस्ट से थोड़ा एडवांस शक्ल थे, जैसा कि आपने ये पढ़े थे। इसके बाद आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिपल मीन थ्री, और जो है ब्लास्ट मीन जो स्प्राउट जो है। तो ये जो है इसके अंदर थ्री लेयर्स पाई जाती हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे इनके अंदर हैं जो टिश्यू है, इनके अंदर थ्री एम्ब्रियोलॉजिकल जो लेयर पाई जाती हैं टिश्यू के अंदर, वो जो है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान में एक होती है मीजोडर्म। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। पहले आपने पढ़ा कि नो ऑर्गन नो टिश्यू थे ऑर्गेनाइजेशन में, सिंपलेस्ट। तो इसी तरीके से हमारे जो लीनिएज है ना, फाइलोजेनेटिक ट्री चलता है, वो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करता जाता है। उनके अंदर जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, उनके अंदर जो डिराइव्ड करेक्टरिस्टिक्स जो हमने कल पढ़े थे कि डिराइव्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो आस्ता 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 वो डिराइव्ड करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं इंसेक्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर। कि शुरू में देखें तो कोई टिश्यू भी नहीं है, यूनिसेलुलर है, फिर वो सिंपल एग्रीगेट्स आ गया है प्रोटिस्ट के अंदर। फिर आप ऊपर आ जाएं तो वो आप जो है आपको जो है वो टू लेयर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। फिर उससे हायर ऑर्गेनिज्म में जाएं तो आपको ट्रिप्लिक ब्लास्टिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। और पहले नो टिश्यू लेवल था, शुरू में आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि जो सिंपल टिश्यू लेवल, अभी जो आपने डिप्लोब्लास्टिक के अंदर पढ़े कि सिंपल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। मगर जब आप ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसमें जो टिश्यू हैं वो मिल के इकट्ठे होकर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बनाते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी तरह के बेतहाशा जो अदर फंक्शन है जो कि जो बॉडी पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है, जो है बॉडी कैविटी होती है। जो बॉडी कैविटी ये जो है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है, और इसके अंदर जो है लिक्विड फिल्ड स्पेस होती है। यानी कि बॉडी कैविटी होती क्या है कि लिक्विड फिल्ड स्पेस है, जिसके अंदर जो है जितने इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो सस्पेंड हुए होते हैं, और एक्चुअली बॉडी वॉल से सेपरेट होते हैं, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। कि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो आपकी इनर वॉल के अंदर जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, किडनीज हैं, और वो देखें कि वॉल के साथ नहीं जुड़े हुए, आपकी जो बाहर वाली जो स्किन है इसके साथ नहीं जुड़े हुए, बल्कि जो है वो अंदर जो है वो आपके जो डिफरेंट सस्पेंशन हैं वो जो है वो उनके साथ जो है मेजेंटरीज जो है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है ये आप जो है आप इसके चलिए, इस बॉडी कैविटी के कई सारे फायदे हैं। कि जहाँ जो है ये बॉडी कैविटी के अंदर जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, इसके कई सारे फायदे हैं। फायदे क्या है कि इससे ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए जो है वो रूम जगह मिल जाती है। कि ये देखिए छोटा सा बच्चे होते हैं, छोटे छोटे लंग, छोटा सा हार्ट, छोटा सा वो किडनी, छोटे से सारी होती है। मगर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो स्पेस बढ़ती जाती है और ऑर्गन भी बढ़ते जाते हैं। इस तरह दूसरा ये कि सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करती है ये जो बॉडी कैविटी है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कि जो गैसेस देखे ना, जब आप इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स फूल जाते हैं, फिर आप एक्सहेल करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। इस तरह जो है वो स्पेस प्रोवाइड करते ज़्यादा। दूसरा न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए आपको ज़्यादा वो स्पेस मिल जाती है, सरफेस एरिया मिल जाता है। जो आपने इसके अलावा जो जितने बॉडी के अंदर वेस्ट पैदा होते हैं, इनसाइड द बॉडी पैदा होते हैं, अब उनको आपने बाहर निकालना है, ऑर्गन ने बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप डाइजेस्टेड फूड जो है करते हैं तो आपको उसके लिए एक देखें लंबा सारा एक पूरी गट है, और गट वो खासी लंबी चौड़ी वो नालियाँ शालियाँ होती हैं, और वो जो आपकी बॉडी की इसी स्पेस के अंदर पाई जाती हैं, और उसको स्पेस कौन देता है? ये बॉडी कैविटी। इसके अलावा जो है ये स्टोरेज का एक बड़ा सारा एरिया है। कि देखें ना आप कितने सारे ऑर्गन और कितने सारे, स्पेशली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है खासा लंबा सारा है, और उसको किसने स्टोर किया हुआ है? कि वो स्टोर जो है वो इसी बॉडी कैविटी, और इतने मजबूत तरीके से किया हुआ है कि ये इसके अंदर जो है वो जिसके अंदर जो सस्पेंडेड शीट्स होती हैं, उन शीट्स की मदद से, जिसको हम क्या है मीजेंट्रीज कहते हैं, मीजेंट्रीज। इसके अलावा जो है ये ऑफन जो है ये जो इसके अंदर बॉडी कैविटी एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे क्या करती है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे कैसे करती है?
कि ये जो है इसके अंदर फ्लूइड जो फिल होता है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, वो फ्लूइड क्या करता है कि इनको एक एज ए सपोर्ट देता है। जो जितने ऑर्गन होते हैं इनको सपोर्ट देता है। जस्ट लाइक आप एक बैलून के अंदर वाटर भर लें, ठीक है? अब जो है वाटर फिल कर लेंगे, आप जिस तरफ से दबाएंगे तो वो पानी दूसरी तरफ चले जाएगा, मगर वो नॉन कंप्रेसेबल है। वाटर जो है वो नॉन कंप्रेस, आपको उसको कंप्रेस नहीं करना। हाँ, बैलून को एक तरफ से कंप्रेस करेंगे तो वो वाटर दूसरी तरफ से एलोंगेट हो जाएगा, वो बैलून एलोंगेट हो जाएगा। जब दोनों तरफ से प्रेस कर लेंगे, वो सेंटर में से वो जो है वो एलोंगेट हो जाएगा। तो इस तरह से ही हमारी जो है बॉडी, जिस तरह से ये जो बैलून जो है वो वाटर को जो है वो कैसे करते हैं, सपोर्ट करता है, तो इसी तरीके से जो है ये हमारा जो बॉडी कैविटी है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कि इसके अंदर जो लिक्विड फिल है, ठीक है, ये जो है इधर उधर जो है वो होता है, मगर ये इसको एक्चुअली सपोर्ट करके रखता है, इनको होल्ड करके रखता है, और इसके बगैर जो है वो होल्ड नहीं है। तो इसके अलावा जो है ये प्रोवाइड है व्हीकल फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट, कि एक रास्ता मुहैया करता है। ये देखें ना, नालियाँ गुजरती हैं, किडनी से निकलते हैं, और वो जो है आपके जो मसाने से आपके यूरिथ्रा तक जो है वो तक, या एनस तक वो जितना मटेरियल आता है, तो उसके लिए वो एक लंबी ट्रांसपोर्ट चेन, या कह लें कि पूरी व्हीकल प्रोवाइड करता है, वो ये बॉडी कैविटी करती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, के जितने रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो इसी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, जैसे स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, वो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी पैदा होते हैं, और वो ही जो है फिर ह्यूमन बॉडी से निकालने के लिए एक पूरी चैनल सिस्टम है, ठीक है, वो इसी बॉडी कैविटी के अंदर है। इसके अलावा जो है ये बॉडी साइज की इंक्रीज होने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जितनी जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ता जाता है तो ये स्पेस बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसको कौन इंक्रीज कौन करता है ये स्पेस? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी हड्डियां बड़ी होती हैं, आपका जो स्केलेटन बड़ा होता है, तो अल्टीमेटली वो स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ये जो है वो उसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो है ये इसी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मजीद जो हैं वो थोड़ा सा आप देखें तो इसी को आगे एसिलोमेटिक और स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स जो हैं, ये इस तरह के 3 तरह के पैटर्न पाए जाते हैं जो इसके अंदर, इसमें जी, और पाए इन्हीं के अंदर जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये आप हर फाइलम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, बल्कि ऑर्डर की है जो जहाँ पे आप चैप्टर पढ़ेंगे इसी किताब के आगे जाके वो एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स पैटर्न पढ़ेंगे। तो सिलोम सिंपली क्या होती है? एक बॉडी कैविटी है, ठीक है, ये एक बॉडी कैविटी है जो सिलोम है जो इसके अंदर क्रिएट होती है। अब इसके अंदर है कि ये अगर कोई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऐसे एनिमल हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर जो है मीजोडर्म जो है वो डिराइव्ड टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अंदर वो सॉलिड मैस के तौर पे पाए जाते हैं, बल्कि वो जो है कि जो मीजोडर्म होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो जितनी जगह होती है, यानी कि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म वो जो टिश्यू बनाती है, या वो मीजोडर्म सेल जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जितनी जगह है, ठीक है, उस सारी जगह को फिल कर देती है ये मीजोडर्म, और कोई खाली जगह नहीं बचती, कोई स्पेस नहीं बचती। और वो समझ लें कि वो एज ए सॉलिड मैस के तौर पे ये जो जितने सेल्स होते हैं मीजोडर्म के, वो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म के दरमियान वाली जितनी स्पेस है उसको फिल कर देते हैं। ऐसी स्पेस के अंदर चूंकि बॉडी कैविटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर जो है वो कह लें कि पूरी सिलोम एक बनती नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से हम इसको कहते हैं कि जी ये एसिलोमेट्स जो हैं, ये जो हैं एसिलोमेट्स हैं, यानी कि अंदर कोई ऐसी सिलोम जो है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो दूसरे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसेलिमेट्स, इसके अंदर जो है कि वो बॉडी कैविटी के अंदर जो है वो किसी हद तक सिलोम बनती तो है, मगर जो है वो इंटायरली अंदर की तरफ से जो है वो जो सिलोम बनती है वो इंटरनली तौर पे मीजोडर्म से अलाइन नहीं होती, यानी कि उसकी इंटरनल साइड के ऊपर मीजोडर्म की कोई शीट, कोई लेयर नहीं होती, बाहर वाली सरफेस पे होती है। ये जो है आप ये देखें तस्वीरें, ये देखें जी कि ये जो है एसिलोमेट्स है, तो इसके अंदर ये देखें एक्टोडर्म है, और ये है जी एंडोडर्म। और इस एंडो जो मीजोडर्म ने, ये देखें जितनी स्पेस है, ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इस सारे को
एज ए सॉलिड मैस के तौर पे इसके जो जितने सेल्स हैं उन्होंने सारी मैस को कवर कर लिया, कोई आपको खाली जगह नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है ये आपने ये नीचे लिखा हुआ है ए, कि ये जो इसकी जो इसको अंदर क्या कहते हैं, ए सिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि आप इसको देखें तो अब इसमें देखें कि ये दूसरी है स्यूडोसेलिमेट्स, स्यूडोसेलोमेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ये देखें जी एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म। अब इसमें क्या देखें कि इसमें जो है ये जो अब इसके अंदर जो है समवट स्पेस क्रिएट हुई है, सिलोम क्रिएट हुई है, मगर ये सिलोम के जो मीजोडर्म है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल साइड पे है। इंटरनल साइड पे सिलोम की जो इंटरनल लाइनिंग है ये इंटरनली वो जो है मीजोडर्म से अलाइंड नहीं है, यानी कि मीजोडर्म उसके इंटरनल साइड पे नहीं पाई जाती इस सिलोम के। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रही है ये एक्चुअली सिलोम है। और इसके इंटरनली साइड पे इस तरफ देखें, कोई आपको पिंक कलर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरफ जो है ये एक्चुअली इंटरनली लाइंड नहीं है बाई मीजोडर्म से, सिर्फ जो है एक्सटर्नली तौर पे ये लाइंड है बाई मीजोडर्मल सेल से। तो इस तरह की जो सिलोम होती है इसको हम स्यूडो सिलोम कहते हैं। इसी की आप थोड़ा सा और थोड़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म देखें, तो इम्प्रूव्ड फॉर्म देखेंगे तो इसके अंदर ये देखें जो है क्या होता है कि ये देखें इंटरनली, ये देखें ये जो है एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म येलो कलर में। ठीक है, और ये जो है जो कि ये जो है देखें एक्सटर्नली भी अलाइंड किया हुआ है इसने और इंटरनली भी अलाइंड किया हुआ है इसने, इंटरनली भी इसने इंटरलाइन किया हुआ, यानी कि ये जो स्पेस देखें ये इंटरनली भी, ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है अलाइंड है बाई मीजोडर्म से और एक्सटर्नली भी। तो इस तरह से जो पूरी जो इसका हम कहते हैं सिंपली जो है सिलोमेट्स पैटर्न जो है कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि यही जो इसके इस जो लेयर होती है ये जिसने इंटरनली साइड से लेयर किया हुआ है जो या मीजोडर्म की जो शीट है, ये जो मीजोडर्म की शीट है जिसने इंटरनली तौर पे थिन लेयर है, ये थिन लेयर है ना जिसने इंटरनली तौर पे इस ये जो वाइट सिलोम को लाइन किया हुआ है इसको कह देते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ये लिखा हुआ है पेरिटोनियम, इसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अब क्या है कि पेरिटोनियम जो है वो इंटरनली तौर पे सिरोसा के साथ ही होती है, सिरोसा के साथ जो है कंटिन्यूस होती है, ये इकट्ठी मिली हुई है इसके साथ ही। जहाँ पे मिली हुई है तो सिरोसा क्या होता है? सिरोसा एक्चुअली एक ऐसी लेयर है, मीजोडर्मल लेयर है जो कि डिफरेंट ऑर्गन को एक्सटर्नली तौर पे कवर करती है, यानी कि जितने एक लेयर है टिश्यू की लेयर है जो कि मीजोडर्म से बनती है और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, विसरल ऑर्गन को विजरल ऑर्गन कहते हैं, उनको बाहर की तरफ से कवर करती है। और ये इसके साथ जो है वो किसके साथ? पेरिटोनियम के साथ, पेरिटोनियम के साथ कंटिन्यूस होती है। और ये जो है पेरिटोनियम और ये सिरोसा दोनों में मिलके कुछ पॉइंट के ऊपर जो है वो सस्पेंडेड जो है वो क्या कह लें कि सस्पेंशन बनाती हैं या सस्पेंडिंग शीट्स बनाती हैं। इन सस्पेंडिंग शीट को क्या कहते हैं? मीजेंट्रीज, मीजेंट्रीज कहते हैं। ठीक है, मीजेंट्रीज कहते हैं ये। और ये किसके कॉम्बिनेशन से बनती हैं? ये एक तो पेरिटोनियम के और दूसरा जो है आपके सिरोसा के कॉम्बिनेशन से, पेरिटोनियम और सिरोसा के मिलने से ये सस्पेंडेड। और ये जो बॉडी के अंदर जितने कह लें कि जो विसरल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जितनी भी जो ऑर्गन पाए जाते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं और वो हैंगिंग फार्म में वो जो ये सपोर्ट मिली होती है उनको। अब देखें, अब भागे दौड़े, आपका दिल निकल के कहीं इधर उधर तो नहीं जा जाता है, कभी के टांगों के ऊपर आ गया, कभी दाई पसली में आ गया आपका हार्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता। और उसको वो होल्ड कौन करके रखता है? ये एक्चुअली मीजेंट्रीज जो हैं ये जो आपके अंदर आते हैं। इसके बाद जो है ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, ये जो है ये इसको आपको बार-बार आएगी, तो उसको अंडरस्टैंड करना है तो आप इस तस्वीर को अंडरस्टैंड करें। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आ जाएँ कि इसके अलावा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, हायर एनिमल टैक्सोनॉमी, हायर एनिमल टैक्सोनॉमी जो है इसको जो है वो आप जो है डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है इसको
जो डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको किया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। उनमें से जो ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है यूनिसेलुलर, जो स्पेशली जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जिनमें बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलैरिटी पाई जाती है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ये ऐसी इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस तरह की टेक्सोनोमी को हम मोनोफाइलेक्टिक कहते हैं। हम इस वजह से कहते हैं ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। हम ये इसलिए कहते हैं कि हम, क्योंकि इनका जो पीछे एंसेस्टर जो है वो सेम है। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो स्पंजेस में पोरीफीरा की फॉर्म में जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्शन पाई जाती है। इसके अलावा जो है पॉलीफाइलेक्टिक, जबकि आप देखें कि एक पूरा एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ है, कहते हैं कि जी पॉइंट पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर्स अगो जो है कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जो है एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी एक्सपोजन। एक्चुअली एवोल्यूशनरी एक्सपोजन है क्या? रेपिड origin and diversification of animal is called Cambrian explosion. Rapid origin and diversification of animals is called Cambrian explosion. ये एक्चुअली था क्या कि राउंड अबाउट जो है तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स का पीरियड हिस्ट्री में गुजरा है। कितने का? 100 मिलियन ईयर्स का एक ऐसा पीरियड गुजरा है जिसके अंदर तेजी से, कि मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द जो आजकल जो हायर एनिमल पाए जाते हैं ये ओरिजिनेट भी हुए, और फिर इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आई। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि नई नई स्पीशी बनी, सैकड़ों स्पीशी, जीनस, फैमिली, एक बड़ी इनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीन के इन्हीं से पहले ये हायर एनिमल बने, फिर इन हायर एनिमल के अंदर मजीद डाइवर्सिफिकेशन होती रही। ठीक है। अब जो है इन्हीं को जो है हम साइंटिस्ट जो हैं इसी कैम्ब्रियन के में से कई सारे जो हैं वैसे जो डाइवर्ज होते रहे तेजी से, एक जैसे स्पीशी बनी तो उससे आगे डाइवर्ज होके दो बन गई, दो से चार बन गई, इस तरह जो है वो एक ह्यूज जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हुई। अब जो है हम इसकी जो टेक्सोनोमिक आउटलाइन बनाते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म की, वो दो बेसिस के ऊपर, या एक मार्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर या एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है वो करते हैं, और उसके अंदर उसी जो एविडेंस को री इंटरप्रेट करते हैं या उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मालिकुलर आरएनए कंपैरिजन की बेस के ऊपर। तो इस तरह जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया के ऊपर पाए जाते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तीन कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। वो उसके अंदर जो पहली जो है कह लें कि पहली क्लास है उसको हम जो है वो मीज़ोज़ोआ कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी है, ये इसके अंदर तो नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो दूसरी कैटेगरी, इस तीन कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि जो मीज़ोज़ोआ, पैराज़ोआ यू एंड जो है यू मेटाज़ोआ, तीन कैटेगरी के अंदर के जो हैं मीज़ोज़ोआ, पैराज़ोआ एंड यू मेटाज़ोआ। मैं जो है मीज़ोज़ोआ के अंदर कौन से आते हैं? जो मीज़ोज़ोअन्स हैं। और पैराज़ोआ के अंदर क्या आते हैं? ये दूसरे जो फाइलम है उसके अंदर ये जो पोरीफीरा हैं, स्पंजेस हैं, वो आते हैं। और यू मेटाज़ोआ के अंदर बकाया जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी फाइलम है, वो सारे के सारे यू मेटाज़ोआ भी आते हैं। अब यू मेटाज़ोआ को मैंने कहा कि इसको दो कैटेगरी की बुनियाद के ऊपर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो है एक तो सिमेट्री की बुनियाद है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री की बुनियाद पे जो है, और दूसरा जो है सिमेट्री की बुनियाद पे, और दूसरा जो है बायोलॉजिकल पैटर्न की बुनियाद के ऊपर, और जो है डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब क्या है कि जो सिमेट्री की बुनियाद पे डिवाइड किया है वो ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो सिमेट्री की बुनियाद पे जो डिवाइड किया हुआ है वो दो कैटेगरी में आते हैं, जो यू मेटाजोआ को डिवाइड किया गया है, एक है रेडिएटा और दूसरा है बाइलेटरलिया, ठीक है। अब जो है मैंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो यू मेटाजोआ हैं उनको अगर डिवाइड करें सिमेट्री की बुनियाद पे तो दो कैटेगरी बनती है, एक रेडिएटा जो रेडियल सिमेट्री, और दूसरी है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री की बुनियाद पे। और अगर दूसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो है जी एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर। और दूसरी तरह की जो एम्ब्रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर जितने भी बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म है, कौन से बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर डिवाइड करें तो वो जो है उनको जो है
उनको जो है स्पेशली डिवाइड किया हुआ है कि जो एनिमल की अर्ली डेवलपमेंट के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है इनको हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। 2 कैटेगरीज़ कौन-सी हैं? एक है जी ये यहाँ पे शक्लों से दिखाई गई, एक है प्रोटोस्टोम्स और दूसरी है ड्यूटेरोस्टोम्स। एक है प्रोटोसोम्स और दूसरी है कैटेगरी ड्यूटेरोसोम्स। अच्छा जी, प्रोटोसोम्स क्या हैं? कि प्रोटोसोम के अंदर जो है ये एक्चुअली जो है इसके अंदर जो है ये ब्लास्टोस्पोर है। ये जो ब्लास्टोस्पोर ये जो एक नाली सी पाई जाती है, एक सुराख सा पाया जाता है। ये आप परेशान ना हो जाएँ कि ये ब्लास्टोपोर क्या है? ये ब्लास्टोपोर एक्चुअली जहाँ से ये जो ब्लास्टूला बनता है ना, ये है कि एक सेल है, सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से ये 8 सेल बनते हैं। तो इसके अंदर जो कह लें कि इसके अंदर जो क्लीवेज पाई जाती है, इस तरह के जो ज़ाइगोट है ना, ये एक्चुअली ज़ाइगोट है। तो ज़ाइगोट के अंदर जो है ये जो क्लीवेज पाई जाती है, इसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। स्पाइरल ये ऐसे देखें, ये गोल-गोल घूमती है इस तरह जो है तो इस तरह की जो क्लीवेज को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल क्लीवेज है। स्पाइरल क्लीवेज जो है इसके अंदर पाई जाती है और ये किन-किन ऑर्गेनिज़्म पे में पाया जाता है? ये प्लैटीहेल्मिन्थीस नीमाटोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और ये जितने भी ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं, इनके अंदर ये जो है इस तरह के ये जो हैं जो कह लें कि डिवीज़न पाई जाती है जिसको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। इसके अंदर मैंने कहा स्पाइरल क्लीवेज होती है और इसमें जो है वो कह लें कि जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, वो जो हैं एक ज़ाइगोट में एक्सेस जहाँ पे एक्सेस बनता है उसके ये जो है उसके से थोड़ा-सा एंगल की बुनियाद पे ही बनते हैं, ठीक है? उसकी एंगल की बुनियाद पे बनते हैं, यहाँ पे जैसे जो है ये थोड़ा-सा एंगल है इसका, इससे यहाँ पे ये बनते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो क्लीवेज होती है मोस्ट ऑफ द जो प्रोटोस्टोम है उनके अंदर जो क्लीवेज है वो डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि इससे कि डेवलपमेंट के स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि इससे आगे क्या बनने जा रहा है। इनसे कि डेवलपमेंट के मैंने कहा कि स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि इससे ये क्या बनने जा रहा है। और अगर इनमें से 1 या 2 या 4 सेल जो हैं वो अगर सेपरेट हो जाएँ, ठीक है? कि जब जो है एम्ब्रियो के अंदर जो है 2 या 4 सेल जो सेल्ड एम्ब्रियो अगर जो है वो सेपरेटेड हो जाएँ, तो वो जो है उससे आगे जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज़्म नहीं बनता, कोई भी ऑर्गेनिज़्म नहीं बनता बल्कि। कि अगर इसी जो जो कह लें कि जो ब्लास्टुला बना है, ज़ाइगोट बना है और इसी में से अगर जो है वो 2 या 4 सेल वाला जो है वो एम्ब्रियो सेपरेट हो जाता है, तो वो उससे आगे जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती। और ये जो मोस्टली प्रोटोस्टोम्स हैं, इससे कह लें कि एक जो है टॉप शेप्ड जो हैं, इस तरह के ये देखें ये टॉप की तरफ ये इसकी शक्ल है। तो ये टॉप शेप जो है वो एक लार्वा बनता है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रोकोफोर। क्या इस लार्वे को क्या कहते हैं? जो है ट्रोकोफोर जो है लार्वा कहते हैं। ट्रोकोफोर जो है लार्वा कहते हैं और इसके अंदर जो है इसकी जो प्रोटोस्टोम के अंदर जो मैंने कहा कि ये ब्लास्टोपोर है ना, ब्लास्टोपोर से क्या शायद चीज़ बनती है? माउथ बनता है। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ बनता है, जबकि जो एनस बनती है वो एक सेपरेट ओपनिंग बनती है और इस ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ बनता है। अच्छा जी, आगे आप इसके बिल्कुल उल्टा आ जाएँ, दूसरी जो कैटेगरी है जिसकी बुनियाद पे जो एम्ब्रियोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर या बेसिस के ऊपर जो डिवीज़न की गई है एनिमल के अंदर, वो जो है वो उसको हम ड्यूटेरोसोम कहते हैं, कि प्रोटोस्टोम में इस ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ बनता है। ठीक है? ड्यूटेरोसोम में इसी ब्लास्टोपोर से क्या बनती है? एनस बनती है। क्या बनती है? एनस बनती है। कि ड्यूटेरोसोम में ब्लास्टोपोर से क्या बनती है? एनस बनती है। प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्या है? ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, ये करते हैं। दूसरा इनका फ़र्क आपस में ये है कि ये जो हैं इसके अंदर जो है वो मीज़ोडर्म जो है इसके अंदर भी सेपरेट होता है मगर इसके अंदर जो है आउट पॉकेटिंग होती है। आउट पॉकेटिंग का मतलब क्या है कि इन्हीं से आगे पॉकेट बन के ये जो मीज़ोडर्म अंदर की तरफ चली गई है, ये जो है आपको जो है ये बनी है। इसी या अपनी तरफ ये इनके छोटे-छोटे पॉकेट बन के वो अलग से उसमें से वो कह लें कि वो सीलोम बनती है। मगर इसमें से वो
सेपरेटली वो अलहदा से पूरे स्प्लिट होते हैं, मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है। इसमें जो है इसके एक्चुअली आप कह लें तो ये देखें जी, पॉकेट्स बनते हैं। ये देखें, इसमें देखें, ये के अंदर अलग से मेसोडर्म डिवाइड हुई और फिर उससे सिलोम बनती है। जबकि इसमें क्या हुआ कि यही देखें, ये मेसोडर्म बाहर की तरफ परपेंडिकुलर जो है पूरे गट के पैकेट बनते हैं और उन पैकेट से एक्चुअली वो पैकेट फिर सेपरेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं आउट पॉकेटिंग। पॉकेट्स बनते हैं और फिर वो पॉकेट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर है। इसके अंदर ब्लास्टोपोर से देखें ये माउथ बनता है, प्रोटोस्टोम के अंदर इसी ब्लास्टोपोर से इसमें जो है वो एनस बनती है। इसके अंदर कैसी सिमेट्री थी ये हमने पढ़ा था। उसके अंदर जो है स्पाइरल जो है वो ये इसके अंदर जो है प्रोटोस्टोम के अंदर जो है वो स्पाइरल क्लीवेज पाई जाती थी। इसके अंदर क्लीवेज कैसी है, बिल्कुल जो है ये आप देखें, ये जो है रेडियल जो है सेंटर के अंदर बिल्कुल आते हैं रेडियस से, तो ये एक रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। इसके अलावा क्या है कि इसमें माइटोटिक स्पेंडल जो बनते हैं जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दरमियान, वो जो है वो सेल डिवीजन के दौरान जो है वो जाइगोट के जो एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर बनते हैं। वो अब इसमें मेरे ख्याल से शो नहीं किया हुआ, उसके वो परपेंडिकुलर बनते हैं। या आप ये देख लें, इसको समझ लें कि ये जो है ये जो इससे ब्लास्टोपोर का जो एक्सेस है ना, ठीक है, ये जो जाइगोट का एक्सेस है इसके, ये बिल्कुल ये देखें 90 के एंगल पे इस तरीके से बनते हैं। और ये जो है एक खास एंगल पे ऊपर ही बनते हैं। ये 90 का एंगल तो नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्लीक ऑब्लीक एंगल के ऊपर बनते हैं। ठीक है, ऑब्लीक एंगल के ऊपर, यानी कि एक सिंपल कह लें कि एक एंगल के ऊपर बनते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर बनते हैं। परपेंडिकुलर मीन 90 के एंगल के ऊपर ये जो है वो बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्लीवेज जो है ये जो प्रोटोस्टोम के अंदर आपने क्लीवेज पढ़ा था कि जी ये डिटर्मिनेट होती है कि अर्ली इन द डिवीजन में पता चल जाता है कि जी इससे आगे क्या बनने जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने कहा कि 4 सेल एम्ब्रियो अगर सेपरेट हो जाए, उसमें से एक ब्लास्टोपोर निकल जाए, तो ये देखें डेवलपमेंट रुक जाती है, उससे कोई चीज नहीं बनती। मगर इसमें अगर ये 4 सेल एम्ब्रियो अगर उसमें से कोई सेल अलग भी हो जाए या ब्लास्टोमियर अलग भी हो जाए, तो उनसे जो है लाजमी कोई ना कोई चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस है। तो ये पाया किन किन ऑर्गेनिज्म में जाता है, तो ये अकीनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये जो हायर आर्डर है उनके अंदर जो है ये प्रोटोस्टोम पाए जाते हैं। तो अब जो है वो कैटेगरी, अगर हम इसको, और इसके अंदर जो लार्वा बनता है, वो मैंने कहा था कि इसके अंदर जो लार्वा बनता है उस लार्वे को क्या हम कहते हैं, डाईप्ल्यूरोला, डाईप्ल्यूरोला लार्वा बनता है। और उसके अंदर जो ऊपर वाले में जो प्रोटोस्टोम के अंदर जो लार्वे की टाइप्स बनती है उसको कहते हैं ट्राइको ट्रोकोफोरा, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा। और ये जो ड्यूटेरोसोम के अंदर लार्वा बनता है उसको कहते हैं डाईप्ल्यूरोला लार्वा, डाईप्ल्यूरोला लार्वा बनता है। और इसमें भी मैंने कहा कि कुछ जो ऑर्डर हैं उसके अंदर जो एक्सेप्शन है कि उनके अंदर कुछ फाइलम ऐसे हैं कि ना वो प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं ना ड्यूटेरोसोम के अंदर आते हैं। तो ये आप पेज नंबर 26 एंड 7 पे आप गौर करें बुक के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जो है वो इनकी कैटेगरी डिवीजन नजर आएगी। इसके अंदर जो नाइडेरियन है, सिनेटोफोरा है, ये किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते। ठीक है, और ये थोड़ा सा इनके अंदर इशू है। बाकी जो है ये देखें आपने, पॉली जितने भी हैं वो या तो प्रोटोस्टोम के अंदर रखे गए हैं या ड्यूटेरोसोम के अंदर रखे हैं। बाकी जो पहली दो कैटेगरी हैं मीजोजोआ एंड पैराजोआ, अब मैंने सिंपली इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हायर टेक्सोनोमी है, उसमें ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी है मीजोजोआ, मीजोजोआ के अंदर मीजोजोन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी जो है पैराजोआ, पैराजोआ के अंदर कौन से आते हैं, जो फाइलम पोरीफीरा वो उसके ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि स्पंजेस हैं। और तीसरी कैटेगरी है यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ में दो कैटेगरी की बुनियाद पे, दो यानी कि दो कैटेगरी की बुनियाद पे या दो बेसिस बना के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। अगर तो सिमेट्री की बुनियाद पे लें, अगर उसकी शेप और सिमेट्री की बुनियाद पे लें, तो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेडिएटर एंड बाइलेटरली, या जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और जो या तो जिनमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि शुरू के ऑर्डर हैं जितने फाइलम हैं पोरीफीरा, और इसके अंदर जो हैं दूसरे आगे जो हैं हायर आपने पढ़े हैं नाइडेरियंस, और इनके अंदर
या कई सारे और आगे शुरू में आप पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़्म हैं जिनमें बाइलेटरल, और ऊपर वाले जो हायर जितने ऑर्गेनिज़्म हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये जो डिवीज़न है इट दैट्स बेस्ड ऑन द सिमेट्री। अगर आप जो इसकी दूसरी डिवीज़न लें एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, तो मैंने कहा ये जो एनिमल की जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, उसमें जो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उन डिफरेंसेस की बुनियाद पे, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पे जितने भी बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि यू मेटाज़ोआ के अंदर, जो तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ी है यू मेटाज़ोआ के अंदर, अगर उसको आप एम्ब्रियोलॉजिकल बुनियादों के ऊपर, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर आप डिवाइड करते हैं, तो वो 2 कैटेगरी बनते हैं, जो प्रोटोसोम और ड्यूटेरोसोम। प्रोटोसोम में अगेन ये इसको रिफ्रेज़ कर लें, थोड़े से डिफरेंसेस जान लें कि ये जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो प्री डिटर्मिनेट होती है, कि आपको पता चल जाता है कि अगर जो है कि 4 सेल जो हैं में से कोई एक भी जो ज़ाइगोट बनता है, उस ज़ाइगोट में से अगर कोई भी एम्ब्रियो जो 4 सेल वाला अगर सेपरेट हो जाए, एम्ब्रियो ऐसा सेपरेट हो जाए, तो आपको पता है इससे कोई चीज़ नहीं बननी। दूसरा इसके अंदर जो है जो सिमेट्री या क्लीवेज पाई जाती है इस तरह के ज़ाइगोट के अंदर, वो जो कह लें कि इसके अंदर जो क्लीवेज पाई जाती है वो होती है स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है? और स्पाइरल, और इसमें से ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ बनता है, और जो एनस बनती है वो एक सेपरेट ओपनिंग के तौर पे बनती है, ठीक है? वो इससे नहीं बनती, ब्लास्टोपोर से नहीं बनती। जबकि आप ड्यूटेरोसोम इसके अंदर जो लार्वा बनता है, लार्वे को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, ठीक है? ये टॉप शेप्ड लार्वा होता है। और जबकि ये जो ड्यूटेरोसोम की बात करें, तो इसके मैंने कहा कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट है इनकम्प्लीट होती है, अगर वो कोई सेल या कोई ब्लास्टोमियर सेपरेट भी हो जाएँ, ठीक है? ब्लास्टोफोर से अगर कोई जो सेपरेट भी हो जाएँ इस तरह के ज़ाइगोट के अंदर, तो उससे लाज़मी कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनती है। दूसरे इसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है, या आप कह लें कि जो क्लीवेज होती है, वो क्लीवेज जो है वो रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ये जो इसके अंदर जो ब्लास्टोपोर से क्या बनती है? एनस बनती है, और माउथ जो है वो एक सेपरेट ओपनिंग के तौर पे बनता है। और दूसरा इसमें जो है वो मैंने कहा कि एक जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं ड्यूरिंग के अंदर, तो वो जो है एक खास एंगल के तौर पे, जिसे ऑब्लीक एंगल कहते हैं, ऑब्लीक एंगल के तौर पे वो पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि वो परपेंडिकुलर एंगल के ऊपर जो हैं उसका ज़ाइगोट के एक्सिस के कह लें कि वो परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होते हैं जो स्पिंडल फाइबर हैं। इसके अलावा जो हैं ये मैंने कहा कि ये आउट पॉकेटिंग से इसके अंदर जो है वो सीलोम बनती है। इसमें से वो मैंने कहा कि एक एंगल के ऊपर जो है वो एक अलग से टिश्यू डेवलप होते हैं ब्लास्टोमियर, उससे वो बनती है। तो अब क्या है कि इसमें ये देखें कि इसके अंदर जो है जो ब्लास्टो पोर है, पोस्ट एनस बनती है। ये जो प्रोटोसोम के अंदर जो है ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। तो ये कैटेगरियाँ आ गई, ये टेबल दिखाया गया है इसी चैप्टर में, आप देख लें। तो इसके एंड के ऊपर जो है वो एक छोटा-सा एक टेबल दिखाया गया, उसमें जो मोस्टली ऑर्गेनिज़्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेसोज़ोआ जो हैं, और पैराज़ोआ, और तीसरी कैटेगरी है यूमेटाज़ोआ। यूमेटाज़ोआ में आगे जो हैं प्रोटोस्टोम या ड्यूटोस्टोम। इसके अलावा जो नाइडेरियंस हैं या सनिटोफोर्स हैं, ये कुछ जो हैं वो अलग से कैटेगरी में आते हैं, रेडिएटा के अंदर जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो हमारा आज का ये लेक्चर था, अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं।